हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम शिरोमणि यादव। आज हम बात करने आए जिस लॉ के बारे में, उसे लॉ नहीं कहा जा सकता है। कानून से संबंधित इस चैनल पर लेकर मैं आता हूं, इसलिए ये कानून से संबंधित ही बातें हैं और ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो डॉक्टर्स हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या अभी अध्ययनरत हैं अथवा एडवोकेट हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बात कर रहा हूं चिकित्सा न्याय शास्त्र की, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहा हूं मैं। अब से पहले मैं इस चैनल पर लेकर आता था जो वीडियो वो हुआ करती थी भारतीय साक्ष्य नियम एविडेंस एक्ट लॉ की वकालत कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लस डॉक्टर और ये पुलिस जो विवेचना अधिकारी हैं, इनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं विधि चिकित्सा न्याय शास्त्र के बारे में, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में विस्तार से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। यह निर्णय लेना कि चोट आकस्मिक है या फिर शासय कारित की गई है, यह मामले में इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। अपराध के मामलों में विशेषकर अभी आगे चलकर लॉ केसेस के माध्यम से हम जो है और डिफाइन कर पाएंगे इसको। अभी हम शुरुआती में जानते हैं कि डॉक्टर का मुख्य दायित्व क्या होता है और किस प्रकार से चिकित्सा न्याय शास्त्र क्रिमिनल मामलों में वकील की मदद करता है और केस की मदद करता है, आयु की मदद करता है केस को सॉल्व करने में। तो हम बात कर रहे थे कि यह डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। डॉक्टर इस बात को बेहतर जानता है और बताता है कि यह जो चोटें व्यक्ति को आई हैं यह अचानक से आ सकती हैं या बिना आशय के इस तरह की चोटें पहुंचाई जा सकती हैं या किसी आशय से इस चोट को पहुंचाया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है और चिकित्सा न्याय शास्त्र के बारे में अभी हम और बेहतर से जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा, शासय चोट पहुंचाना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। यदि जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई गई है तो यह अपराध की श्रेणी में। पोस्टमार्टम के बारे में अगर हम बात करें, जब भी पोस्टमार्टम करता है तो वह पोस्टमार्टम के माध्यम से यह डिफाइन करता है कि किस प्रकार से बॉडी जो मृतक शरीर है उसके मृत्यु का क्या कारण है, इस बात को डॉक्टर बताता है, लिखता है अपनी मेडिकल शीघ्रता के साथ। आईओ जो मुकदमे का विवेचक होता है वो घटना स्थल का निरीक्षण बहुत सही समय पर नहीं कर पाता है और लेट पहुंचने के कारण वो बहुत से सुरागों को, बहुत से संकेतों को वो मिस कर जाता है और वो कलेक्ट नहीं कर पाता है समय से घटना स्थल पे पहुंच ना पाने के कारण। तो ये एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है मामलों में, जिस मामलों में सही सबूत आईओ के सही सबूत को ना कलेक्ट कर पाने के कारण आईओ सही सूचना चिकित्सक को नहीं दे पाता है, जिसके कारण चिकित्सा रिपोर्ट में भी इधर उधर हो जाता है और सही सुराग या सही संकेत डॉक्टर नहीं लगा पाता है कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि आईओ द्वारा सही साक्ष्य घटनास्थल से कलेक्ट नहीं किया जाता, उसमें देरी कर दी जाती है। पंचनामे के बारे में अगर हम बात करें तो पंचनामों के जो गवाह हैं, जो घटना स्थल पर हैं, जिनको आईओ कलेक्ट करता है, वो वहीं के लोकल के लोग होते हैं। और मेरा ये मानना है कि पूरी तरह से चांसेस होते हैं कि वे लोग मृत्यु के कारण को भी लाभ के लिए कोई गांव किसी घटना को छिपा भी सकता है, मृत्यु के कारण को छिपा भी सकता है। सही बात आईओ को नहीं बताते हैं गांव के लोग। तो इस तरह से इसमें जो है चूक भारी करने पर चिकित्सक द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है पोस्टमार्टम की, वो कभी कभी सही नहीं होती है और घटना से मैच नहीं खाती है। छोटे कस्बों व गांव में
तालाब हुआ करते हैं, झीलें हुआ करती हैं, नहर हुआ करती हैं, नदियां हुआ करती हैं, कुएं हुआ करते हैं और जंगल भी हुआ करते हैं। ये सब चीजें गांव में उपस्थित होती हैं, छोटे गांव में या छोटे कस्बों में या कस्बों में ये उपस्थित होते हैं। तो जहां नदी, नहर, जंगल, झाड़ी वगैरह उपलब्ध होते हैं तो इस कारण से किसी भी शव को आसानी से इन जगहों पर छिपाया जा सकता है। अक्सर हत्या के मामलों में देखा जाता है कि मृत्यु कारित करने के बाद इन जगहों पर शव को छिपा दिया जाता है। अब इन जगहों पर शव को छिपाने से एक तो शव सही समय पर मिल नहीं पाता है आइयों को, दूसरी बात इसे कुत्ते, सियार या अन्य प्रकार के जीव जो मांसाहारी जीव हैं वो किसी प्रकार से शव को नष्ट करने में लग जाते हैं और कहीं ना कहीं इस हद तक नष्ट कर देते हैं उस शव को कि उस शव की पहचान कर पाना कठिन हो जाता है। वो तो कोई व्यक्ति जो गांव से गायब हुआ है 2, 4, 6 दिन पहले, जिसकी सूचना थाने पर दी गई है, तो इस आधार पर शव को कलेक्ट करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अमुक व्यक्ति का शव हो सकता है। वास्तव में ऐसे शव काफी दिनों के बाद जो मिलते हैं, इस तरह से सड़न पैदा हो जाती है उसमें कि उसके पास जाना जो है थोड़ा कठिन हो जाता है। पर ड्यूटी है आइयो की, चिकित्सक की, और कर्तव्य निष्ठा के साथ ये अपना काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ज्यादा दिन हो जाते हैं शवों को तो ये जान पाना, मृत्यु के कारण को जान पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसका मेन कारण जो मुझे समझ में आता है कि आइयो द्वारा सही समय पर शव को बरामद न कर पाना या फिर वहां के लोगों से पूछताछ करना, उसी आधार पर रिपोर्ट तैयार करके वही बात जो है चिकित्सक को बता देना, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और इससे जो है मुकदमे अक्सर छूट जाया करते हैं। एक बात और हम देखते हैं कि गर्मी के सीजनों में या बरसात के सीजनों में शव जल्दी से जल्दी विघटित हो जाता है, शव जल्दी से जल्दी खराब हो जाता है, खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं गर्मी और बरसात के मौसम में। तो इस कारण चाहिए विवेचक को कि जल्दी से जल्द वो शव को कलेक्ट करे और वहां जाके जो है पोस्टमार्टम करवाए पोस्टमार्टम हाउस में और चिकित्सक को सही जानकारी दे। तो गर्मी और बरसात के मौसम में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि पोस्टमार्टम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। घटनास्थल का निरीक्षण डॉक्टर से नहीं कराया जाता है, इस कारण मुझे लगता है कि बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं छूट जाती हैं। मेडिकल बारे में वास्तव में जो जानकारी डॉक्टर्स को होती है वो वो जानकारी आईओ को नहीं होती है। तो मुझे जो लगता है कि पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक को घटना स्थल पर बुलाया जाना चाहिए और उससे वहां के घटना स्थल को देखकर वो वहां से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जरूर अपने हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से कलेक्ट कर सकता है। घटना स्थल की वीडियोग्राफी होनी चाहिए या घटना स्थल की फोटोग्राफी तो जरूर होनी चाहिए। आजकल सबके पास मोबाइल है, फोटो खींचने की सरल सुविधाएं, तो निश्चित रूप से अगर वीडियोग्राफी हो सके तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन वीडियोग्राफी अगर नहीं हो सकती तो फोटोग्राफी जरूर होनी चाहिए। और इससे जो है मानवाधिकार भी, इस बारे में मानवाधिकार आयोग ने भी कई बार इस बारे में सुझाव दिया है, मैंने देखा है। और मानवाधिकार आयोग भी कहता है कि घटना स्थल के बारे में जो है वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी होनी चाहिए। तो मुझे भी ये लगता है कि वो सही कहता है। और इसके बारे में अगर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी घटनास्थल की कराकर और डॉक्टर जो शव का परीक्षण कर रहा है, जो पोस्टमार्टम कर रहा है या जो चोट की प्रकृति को देख रहा है, तो अगर उसे इस वीडियो को या इस फोटो को दिखाया जाए तो निश्चित ही कुछ पॉजिटिव उस केस में से निकल कर अवश्य आएगा। ये मेरा अपना मानना है और जैसा कि मैंने बताया कि मानवाधिकार आयोग भी इस बात को कहता है। देखिए, चोट के बारे में एक बात क्लियर है कि चोट किस हथियार से पहुंचाई गई है, वो हथियार भी मुझे लगता है कि जो हथियार आईओ बरामद करता है उस हथियार को चिकित्सक को दिखाना चाहिए कि क्या इस हथियार से इस प्रकार की चोटें आ सकती हैं। और एक चीज और कि क्या सभी चोटें उसी हथियार से आई हैं जिस हथियार को आईओ ने बरामद किया है, या फिर किसी और हथियार का प्रयोग किया गया है चोटों को पहुंचाने के लिए। इस बात के लिए चिकित्सक की राय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और चिकित्सक से इस बात की राय अवश्य लेना चाहिए। यदि आप अधिवक्ता हैं तो न्यायालय पर इस क्वेश्चन को
जरूर करना चाहिए जब आप जिरह कर रहे हो डॉक्टर की, तो इस बात जरूर पूछना चाहिए कि क्या जिस हथियार को पुलिस ने बरामद किया है सारी चोटें उसी हथियार से आई हैं या किसी और हथियार का प्रयोग किया गया है। यदि किया गया है तो उस व्यक्ति को किसने किया है इस बात को आयु बताएगा, लेकिन चोटों की प्रकृति के बारे में डॉक्टर जरूर बताएगा कि किस प्रकार के हथियार से इस प्रकार की चोटें पहुंचाई गई हैं। जहां तक कुछ मामलों में और ज्यादातर मामलों में मैंने देखा है कि बंदूक की बरामदगी कर ली जाती है आईओ द्वारा। जिस बंदूक से गोली चलाकर हत्या की गई है या घटना को कारित किया गया है उस बंदूक को आईओ द्वारा बरामद कर ली जाती है, मगर इस बात की जानकारी जरूर करनी चाहिए कि क्या घटना के समय वह बंदूक चालू हालत में थी कि नहीं। इसके लिए बैलिस्टिक परीक्षण की आवश्यकता होती है और बैलिस्टिक परीक्षण के लिए उस बंदूक को भेजा जाना चाहिए आईओ के, तब ये बात पता चल पाएगी कि जिस बंदूक से घटना का कारित होना किया जा रहा है वह बंदूक उस समय चालू हालत में थी अथवा नहीं थी। तो इस बात का परीक्षण अवश्य निश्चित रूप से करना चाहिए और आईओ को इस बात का ध्यान देना चाहिए, इसमें चूक नहीं। अधिवक्ता है तो आपके पूछने योग्य ये बातें हैं। आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि चोटें जिस प्रकार की हैं किस प्रकार की ये चोटें हैं और किस रीति से इस चोटों को पहुंचाया गया है और मृत्यु का क्या ये चोटें ही मृत्यु का कारण है या मृत्यु के कारण कुछ और हो सकता है। इसके अलावा भी आप पूछ सकते हैं कि किस प्रकार के हथियार से ऐसी चोटें आने की संभावना है। इस बात को पूछा जा सकता है चिकित्सक से कि जिस प्रकार की चोटें 100 के ऊपर आई हैं इस प्रकार की चोटें किस प्रकार के हथियार से आने की संभावना है और चोटें मृत्यु के बाद की हैं या मृत्यु के पहले की हैं। इस बातों को भी डॉक्टर से क्लियर कर लेना चाहिए। साक्ष्य का जो मूल है वो मुकदमों के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। इस बात को बेहतर समझने के लिए हम एक केस लॉ की बात करते हैं। रामकरण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मुकदमा है ये 1990 क्रिमिनल लॉ जजमेंट में पेज नंबर 886 पर ये हमें देखने को। मामले के फैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर चश्मदीद साक्षी जो थे उन्होंने न्यायालय को यह बताया था कि एक व्यक्ति को घेर कर बहुत सारे लोगों ने लगातार उसको चोट पहुंचाया है जिसके कारण यह घटना हुई है। परंतु चिकित्सीय राय की अगर हम बात करें तो सिर्फ कुछ चोटों के आने की बात चिकित्सक द्वारा बताई गई थी। इसमें न्यायालय ने कहा कि चश्मदीद साक्ष्य का बताया हुआ वर्णन न्यायालय ने नहीं माना क्योंकि चोटें उसको जो आई थी वो बहुत साधारण प्रकृति की थी और न्यायालय इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ कि वास्तव में इतने लोग इस घटना को देखे थे, क्योंकि चोटें जो आई थी वो बहुत गंभीर प्रकृति की नहीं थी और जिस प्रकार से लोगों द्वारा चश्मदीद साक्षियों द्वारा यह बताया गया था कि उस व्यक्ति को बहुत लोगों द्वारा घेर कर काफी देर तक जो है उसको चोटें पहुंचाई गई हैं। तो इस प्रकृति की चोटें न होने के कारण संदेह का लाभ अभियुक्त को इस मामले में मिला। तो कहीं ना कहीं जरूर से जरूर मेडिकल साक्ष्य का मूल मुकदमे के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस बात को हमें मानना चाहिए और मेडिकल के बारे में बहुत ध्यान से हमें देखना चाहिए। मेडिकल को मुकदमे छूटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं मेडिकल में, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से बहुत लोग नहीं लेते हैं और बहुत लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारी भी नहीं है। जैसे एविडेंस मैं इसलिए लेकर आ रहा था कि मुझे लगता था कि एविडेंस के बारे में बहुत सारे लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बहुत सारे अधिवक्ताओं की, बहुत सारे डॉक्टरों की, बहुत सारे पुलिस वालों की पकड़ इस मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में नहीं है। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की समय समय पर टिप्पणियां आती रहती हैं। इसके बारे में भी हम आगे इस बारे में टिप्पणी की है और कहा है कि चिकित्सा का जो साक्ष्य है वह केवल एक राय है जो केस में प्रत्यक्ष साक्ष्य की पुष्टि करता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पर मैंने बताया कि संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को ही मिलता है, इस बात का ध्यान देना चाहिए।
तो संदेह किसी प्रकार का ना हो सके। केस लॉ के बारे में हम बात करेंगे, 2-4 केसों के बारे में बात कर लें। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बचूड़े 1984 का केस है ये। क्रिमिनल LR पेज नंबर 328 पर ये आपको मिल जाएगा। इसमें मैं बताता चलूं आपको कि चोट की जो रिपोर्ट है और शव परीक्षण की जो रिपोर्ट है, पहले घटना होती है और मारपीट की जो डॉक्टर चोट की रिपोर्ट बनाता है, बाद में मृत्यु हो जाती है और शव परीक्षण दूसरे चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि चोट की रिपोर्ट और शव के परीक्षण को 2 अलग अलग डॉक्टरों द्वारा मिलकर तैयार किया जाता है। अब इस मामले में हुआ ये कि दोनों में असंगतियां रही और संदेह का लाभ अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दिया गया, क्योंकि जो चोट की रिपोर्ट तैयार की गई थी और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की, दोनों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं थीं और इस कारण अभियुक्त को संदेह का लाभ न्यायालय द्वारा इस मामले में दिया गया। इसी प्रकार अगले मामले की अगर हम बात करें, नारायण लक्ष्मण महात्रे का केस है। ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, 1984 का ही मामला है और फर्स्ट क्राइम्स की जो बुक आती है उसमें जो है आपको ये मिल जाएगा पेज नंबर 18 पर। बॉम्बे न्यायालय का फैसला है ये। तो इसमें कहा गया कि अपराध के हथियार के बारे में असंगतियों को कहा गया है। इसमें चिकित्सीय साक्ष्य में दर्शित किया गया कि हत्या फाइल जो एक हथियार होती है, फाइल एक हथियार है, तो डॉक्टर द्वारा कहा गया कि फाइल से इस प्रकार की चोटें आना संभव नहीं है। फाइल जो एक हथियार है, इस हथियार से इस प्रकार की चोटों का आना संभव नहीं है, जबकि अभियोजन द्वारा यह कथन किया गया था कि इसी फाइल नामक हथियार से घटना को कारित किया गया है। तो कहीं ना कहीं अभियोजन द्वारा अभिकथित था और की फाइल से घटना कारित की गई, और जबकि डॉक्टर की यह राय है कि फाइल से इस प्रकार की चोटें नहीं आ सकती। तो निश्चित रूप से दोनों में कंट्राडिक्शन हो गया। जो अभियोजन का कथन था वो और प्लस डॉक्टर चिकित्सक की जो राय थी, चिकित्सक का जो साक्ष्य था, वो दोनों में कंट्राडिक्शन पैदा करने वाला था। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या वो चोटें जो आई हैं शरीर पर वो उसी हथियार से आई हैं जिस हथियार को विवेचक ने कलेक्ट किया था। मैंने इसको पहले आता। और मामले की अगर हम बात करें, कमलाकांत पात्रा का मामला है ये। कमलाकांत पात्रा वर्सेस स्टेट 1984 का मामला है ये और सेकंड क्राइम्स में पेज नंबर 713 पे ये आपको मिल जाएगा। उड़ीसा न्यायालय से संबंधित है ये, उड़ीसा न्यायालय का फैसला है। तो इसमें चिकित्सक द्वारा जो राय दी गई थी वो गवाहों के बयान में अंतर था। जो चिकित्सक द्वारा जो राय अपनी व्यक्त की गई थी और गवाहों द्वारा जो साक्ष्य दिया गया था उसमें बहुत अंतर था। मामला ये था कि 17 से 19 वर्ष की एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। जो मैथुन की चिकित्सक की राय जो थी वो संदेहपूर्ण थी और संदेह का लाभ मैंने बताया कि हमेशा हमेशा अभियुक्त को मिलता है। तो इस मामले में भी संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया गया। चिकित्सा न्याय शास्त्र और विश्व विज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, और अब से प्रॉपर जिस तरह से मैं लेकर आता था एविडेंस एक्ट को ब्रेक करके, इस समय मैं अब लगातार इस चैनल पर चिकित्सा न्याय शास्त्र के बारे में बात करूंगा। तो यदि आप अधिवक्ता हैं या पुलिस से संबंधित अधिकारी हैं या आप डॉक्टर्स हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको भी लगता है कि वास्तव में चिकित्सा न्याय शास्त्र विधि को जानने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है तो आप बने रहिए। अगर आपको कुछ भी मेरी बात समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए।
अगर आपको लगता है कि आपके किसी और मित्र के काम लायक है ये वीडियो, तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलता हूं मैं चिकित्सा न्याय शास्त्र के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।